गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का राइम्स एकेडमी फाउंडेशन में। मैं मोहम्मद शाहिद आप सभी का इतिहास के दौर को दूर भगाने आप सबके सामने आ चुका हूं। जैसा कि आप सबको पता है, हम सब क्लास 10 के बिहार बोर्ड के इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय को पढ़ रहे थे और उसमें हमने पिछली वीडियोस में मेजनी के कार्यों के बारे में, काउंट कावूर के कार्यों के बारे में हमने पढ़ा था। और उसके बाद आज की वीडियो में हम लोग गैरीबाल्डी के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों ने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले हमारी पुरानी वीडियोस को देख लें ताकि आपको आगे की वीडियो समझ में आए। ठीक है, तो शुरू करते हैं इटली की एकीकरण की अपनी घटनाएं। एकीकरण हम यही पढ़ रहे थे ना, जिसमें हमने मेजनी के कार्यों के बारे में और काउंट कावूर के कार्यों के बारे में पढ़ लिया है। अब जो तीसरा व्यक्ति जिसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था इटली के एकीकरण में, वो था गैरीबाल्डी। ठीक है, तीसरा व्यक्ति जो कि इटली के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिसने निभाई थी वो था गैरीबाल्डी। आपके बिहार बोर्ड के अधिकांश क्वेश्चन एक जरूर आते हैं कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट कावूर तथा गैरीबाल्डी की कार्यों की विवेचना करें। ये 5 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी का। तो आप इन वीडियोस को ध्यान से देखिए और आगे चलते हैं। जैसे कि हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था कि 1862 ईस्वी तक काउंट कावूर ने क्या किया था, वेनेशिया, देखिए कावूर ने वेनेशिया, रोम और दक्षिण इटली, इन 3 इलाकों को छोड़ के पूरी इटली का एकीकरण सर्डिनिया पिडमाउंट के अंदर, यानी कि पूरी एक तरह से इटली का एकीकरण उसने पूरा कर दिया था। ये 3 इलाके बचे हुए थे। उसी के समानांतर एक और घटना घट रही थी। ये उसी समय की बात है ना कि पहले की, ये 1862 के समय की ही घटना है। ठीक है, 1860-1862 की समय की घटना है। उसी समय दक्षिण इटली में भी कुछ घटनाएं घट रही थी जो कि इटली के एकीकरण का रास्ता तय कर रहा था। और वहां पर इस काम को अंजाम देने वाले व्यक्ति का नाम था गैरीबाल्डी। पहली बात तो गैरीबाल्डी कौन था, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। ठीक है, पेशे से नाविक था। नाविक मतलब समझ रहे ना, नाव चलाने वाला नाविक था। और क्या था, एक और बात था, वह महान क्रांतिकारी था। महान क्रांतिकारी था। यह शुरू में तो पहले मेजनी का समर्थक हुआ करता था। ये भूतकाल में कभी मेजनी का समर्थक हुआ करता था। मेजनी जो कि गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था, जो लोकतंत्र का पक्षधर था, तो ये भी उसी का समर्थक था। लेकिन जैसे ही इसकी मुलाकात काउंट कावूर से होती है तो यह राजतंत्र का समर्थक हो जाता है। लेकिन राजतंत्र, क्रूर राजतंत्र नहीं, संवैधानिक राजतंत्र का यह समर्थक हो जाता है। याद रखिएगा, ये मेजनी का समर्थक था। ठीक है, मेजनी का समर्थक था, लेकिन कावूर के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक हो गया। ठीक है, राजतंत्र को मान लिया, चलिए राजतंत्र क्या है, ठीक है, लेकिन कैसा राजतंत्र होना चाहिए, वो राजतंत्र संवैधानिक होनी चाहिए। ये गैरीबाल्डी के बारे में, थोड़ी इसकी जीवनी के बारे में था क्या कि गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था, वह महान क्रांतिकारी था। शुरू में वह मेजनी के विचारों का समर्थक था, लेकिन कावूर के प्रभाव में आकर संवैधानिक गणतंत्र का संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक बन गया। अब इसने क्या किया, इसने दक्षिण इटली का एकीकरण करना चाहा, क्योंकि इसका इलाका दक्षिण इटली का था। यह दक्षिण इटली का एकीकरण करना चाहता था। ठीक है, इसने इसके पास जितने भी इसके कर्मचारी थे और स्वयं सेवक थे,
ठीक है, उनको लेकर एक सेना बनाई, और सेना वो ऐसी नहीं, उसने सशस्त्र सेना बनाई हथियारों के साथ, और सशस्त्र सेना लेकर इटली के भी, दक्षिण इटली के दो महत्वपूर्ण राज्य सिसिली और नेपल्स, उन दोनों पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, और सिसिली और नेपल्स की जो अधिकांश जनता थी वो बुर्बो राजवंश से परेशान थी। इस एरिया में बुर्बो राजवंश का भी शासन था, तो उससे परेशान थी। तो अब उससे परेशान होकर ये क्या हो गई, गैरिबाल्डी की समर्थक बन गई। इस तरह गैरिबाल्डी ने क्या किया, दक्षिण इटली के राज्य सिसिली और नेपल्स को मिला दिया, यानी कि दक्षिण इटली के एकीकरण का काम इसने पूरा किया। ठीक है, इसने अपने कर्मचारियों और सेवकों को लेकर एक सेना बनाया, पूरा एकदम लड़ाई करने के मूड में ये हो चुका था। सेवकों को लेकर एक सशस्त्र सेना बनाई। ठीक है, सेना बनाई, और क्या किया इसने, सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर दिया। और उसको जीत लिया। अब सिसिली और नेपल्स जीतने के बाद इसने क्या किया, राजा खुद नहीं बना, इसने विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में सत्ता संभाली। इसने बोला कि जो विक्टर इमैनुअल, जो कि सर्डिनिया पिडमाउंट यानी कि इटली का असली शासक था, काउंट काबूर तो बस प्रधानमंत्री था, तो उसने विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में सत्ता संभाली, और विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में सत्ता संभाली। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो गैरिबाल्डी ने क्या किया, अब सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर दिया और विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में सत्ता संभाल ली। अब इसका प्लान पूरी इटली के एकीकरण करना चाहता था। जो काम काउंट काबूर ने अभी एक तरह से समझिए कि आधा अधूरा किया था, ये पूरा का पूरा को एक करना चाहता था। अब बचा कौन सा इलाका, थोड़ा रिकॉल कीजिए, एक बचा वेनेसिया वाला इलाका और एक बचा रोम वाला इलाका। तो इसने 1862 में, ठीक है, 62 में रोम पर आक्रमण करने का प्लान बनाया। बोला अब तुम्हारा आएगा बारी बचवा, आक्रमण करने का निर्णय किया। लेकिन यहां पर अब गड़बड़, यहां पर गड़बड़ ये होता है कि जो इसके जस्ट लाइक गुरु की तरह थे, यानी मान के चलिए कि काउंट काबूर, गैरिबाल्डी से जो एक समानांतर घटना चल रही है, ये दक्षिण इटली में घटना चल रही है, और हमने पिछली वीडियो में देखा कि वो मध्य इटली और उत्तर इटली में घटना चल रही है। तो उस एरिया में जो क्या नाम है, काउंट काबूर थे, तो काउंट काबूर ने रोम की सहायता के लिए सेना भेज दी। बोला कि तुम गलत कर रहे हो, रोम पे आक्रमण नहीं होना चाहिए। तो यहां पर हम लिख देंगे क्या कि लेकिन, क्या लिखेंगे यहां पर, लेकिन सर्डिनिया पिडमाउंट ने, सर्डिनिया पिडमाउंट मतलब समझ रहे हैं ना, सर्डिनिया पिडमाउंट ने अपनी सेना रोम के समर्थन में भेज दी, रोम के समर्थन में भेज दी। बोला ये कौन सा बात है, गड़बड़ बात है। ठीक है, अब रोम की सेना भेज दी, तो काबूर का मुलाकात, अब गैरिबाल्डी का मुलाकात अब पहली बार होता है काबूर से। ठीक है, वो काउंट काबूर से मिलता है और उसके प्रभाव में आके अपनी सारी संपत्ति, इसके पास जितनी भी संपत्ति थी, अपनी सारी संपत्ति और जितने भी जीते हुए राजे थे, सारे इसने विक्टर इमैनुअल को दे दिया, और विक्टर इमैनुअल को देकर खुद एक किसान की जिंदगी जीने की ओर अग्रसर हुआ। बोला कि अब हम जाके चुपचाप आराम से खेत में खटिया डालेंगे, खटिया डाल के आराम से सोएंगे। इसने ऐसा प्लान बनाया। तो अब विक्टर इमैनुअल, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, विक्टर इमैनुअल और काउंट काबूर,
विक्टर इमैनुअल सही का राजा है, शासक है असली में, और काउंट काबूर उसका सिर्फ प्रधानमंत्री है। तो बार बार हम अगर विक्टर इमैनुअल और काउंट काबूर कहें तो मतलब समझिए, काउंट काबूर बस प्रधानमंत्री, असली राजा कौन है? विक्टर इमैनुअल। तो ये अगर गैरिबाल्डी अपनी सारी संपत्ति देगा, अपनी सारी क्या नाम है जीते हुए प्रदेशों को देगा, तो विक्टर इमैनुअल को देगा। तो इसने सारा चीजें अपनी विक्टर इमैनुअल को दिया और खुद एक किसान की जिंदगी जीने को अक्सर वो बोला एकदम आराम से खटिया डालेंगे खेत में और खटिया डाल के सोएंगे। तो विक्टर इमैनुअल ने क्या किया, इसे गैरिबाल्डी को दक्षिण इटली का राज्य दिया। बोला कि चलो तुम दक्षिण इटली का राज्य करो और काउंट काबूर उत्तर इटली में राज्य करेगा और मैं एक राजा रहूंगा, ऐसी एकीकरण भी हो जाएगा, दोनों का काम भी हो जाएगा। फिर बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे लालच मोह माया नहीं है। इसकी त्याग और समर्पण पूरी दुनिया में इसलिए प्रसिद्ध है। इसी पर जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो लाला लाजपत राय ने इनकी ऊपर एक जीवनी भी लिखी, इसके त्याग और समर्पण को देखते हुए। इतना बड़ा ये त्यागी इंसान था। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, एक बार फिर रिकॉल करते हैं। गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था, ठीक है, पेशे से नाविक था, महान क्रांतिकारी था। वह मेजनी का समर्थक था, लेकिन फिर से आगे चलकर क्या हो गया, काबूर का समर्थक बन गया, संवैधानिक राजतंत्र का। इसने अपने कर्मचारियों और सेवकों को लेकर एक सशस्त्र सेना बनाई। इसने सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर दिया और 1862 में रोम पर भी आक्रमण करने का निश्चय किया, लेकिन सर्डिनिया पिडमाउंट ने अपनी सेना उतार दी और काम यहीं पर गड़बड़ होगा। अब आगे बचा कौन सा इलाका, इटली के एकीकरण में कौन सा बचा, कौन सा इलाका? एक वेनेसिया वाला इलाका बचा और एक रोम वाला इलाका बचा, वही बचा ना। तो होता ये है, यहां से थोड़ा सा लिखेंगे कि 1871 ठीक है, 1870-71 में जो घटना हम ये पढ़ रहे हैं, आपको पता है इतिहास में सारी घटनाएं कहीं ना कहीं जुड़ी होती हैं। तो जहां से हम ये घटना पढ़ रहे हैं, इसी के जस्ट समानांतर एक और घटना हो रही थी, और वो घटना हो रही थी जर्मनी के एकीकरण। अगले वीडियोस में हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो जर्मनी का जो सबसे बड़ा राज्य था वो था प्रशा। तो फ्रांस और प्रशा के बीच में हो गया युद्ध, ठीक है, फ्रांस और प्रशा के बीच में हुआ युद्ध, युद्ध हो गया। ठीक है, अब इस युद्ध का क्या बात है, तो सुनिए, इसके पीछे फैक्ट छुपा हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर जब गैरिबाल्डी रोम पर आक्रमण करके पूरी इटली को एक करना चाहता था, तो आखिर सर्डिनिया पिडमाउंट ने अपनी सेना भेज के रोका क्यों? उसके पीछे था ये फ्रांस। आपको पता है सर्डिनिया पिडमाउंट ने इसे बड़ा भाई बनाया हुआ था, इसके साथ संधि की हुई थी। फ्रांस ही वो व्यक्ति था, फ्रांस ही वो देश था जो रोम को अपनी समर्थन दिया हुआ था। वेटिकन सिटी जो पोप था, पोप को समर्थन दिया हुआ था, पोप इसी के बल पे ज्यादा उछल रहा था। ठीक है, 1862 में काउंट काबूर की भी मृत्यु हो जाती है, वो पूरी इटली का एकीकरण नहीं देख पाता है, और गैरिबाल्डी भी कहां चला जाता है, एक किसान की भांति जिंदगी जीने लगता है। ठीक है, किसान की भांति जिंदगी जीने लगता है। तो अब आगे का जिम्मा उठाएगा खुद विक्टर इमैनुअल, बोलेगा अरे हम अभी जिंदा है, इटली का एकीकरण पूरा करके देंगे हम तुमको, टेंशन काहे ले रहे हो, जब हम है तो। आप क्या क्यों टेंशन ले रहे हैं, जब हम है तो हिस्ट्री से डरना है क्यों? वैसे ही विक्टर इमैनुअल ने बोला जब हम बोले तो टेंशन क्यों। जब देखा विक्टर इमैनुअल ने कि फ्रांस और प्रशा युद्ध में लड़े हुए हैं, फ्रांस बिजी है, तुरंत अपनी सेना भेजा कहां पर, रोम वाले इलाके में। अब रोम पे जब सेना भेजा तो डर के मारे, कौन डर के मारे, जो पोप था उसने वेटिकन सिटी की, जो वेटिकन सिटी था एक किला में खुद को बंद कर लिया और बोला अब हम यहीं पे रहेंगे, हम बाहर ना निकलबो, हम अगर निकलबो तो हमको पिटबो। तो इसलिए वो वहां से बाहर नहीं निकलता है, और बाहर नहीं निकलता है तो बोला कि छोड़ो ना उसको। उसने वेटिकन सिटी को छोड़ के, विक्टर इमैनुअल ने वेटिकन सिटी के इलाके को छोड़कर पूरे इटली के एकीकरण कर देता है। तब आप बोलेंगे वेटिकन सिटी का क्या हुआ, तो वो मुद्दा आगे तक चलता रहा, जब मुसोलिनी आएगा ना तब उस मुद्दे का हल होगा। इस तरह 1871 आते आते पूरे इटली का एकीकरण संभव हुआ, और इसमें कई लोगों का योगदान था। इसमें 4 लोगों का सबसे बड़ा योगदान है, एक मेजिनी, दूसरा काउंट काबूर, तीसरा गैरिबाल्डी और चौथा विक्टर इमैनुअल को भूलना नहीं है। एक राजा होते हुए भी उसने पूरे इटली का एकीकरण किया, पूरे इटली को जोड़ा। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे जर्मनी के एकीकरण के बारे में। तब तक के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। हमारे अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियोस में। जय हिंद, जय भारत।